तो बेटा आज हम हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? अच्छा, अगर इस चैप्टर के बारे में हम बात करें बेटा तो ये चैप्टर हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे पास ये। ठीक है, काफी इसके अंदर ज्यादा अलग अलग टॉपिक्स आएंगे, फॉर्मूले आएंगे, तो आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर चैप्टर की अपन करें तो हर साल नीट के अंदर करीब 5 से 6 क्वेश्चन का ये हमारा वेटेज रखता है। आप चाहें तो पिछले रिकॉर्ड्स उठाकर देख लें। अगर नीट में जब से नीट स्टार्ट हुआ है तब से किसी चैप्टर जो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन जिस चैप्टर से आए वो चैप्टर है हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, टोटल 5 पार्ट से ये चैप्टर मिलकर बना है। ठीक है, इसका पहला पार्ट होता है टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन, जो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम हीट एंड कैलोरीमेट्री पढ़ते हैं। इसके बाद हम मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। देन हम इसके अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे और लास्ट के अंदर इस चैप्टर का आएगा थर्मोडायनेमिक्स आएगा। क्लियर? चैप्टर का नाम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे और काफी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेंगे, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं अगर जिस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन अपने पास नीट में आते हो तो ऑब्वियसली उसके अंदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हमेशा ज्यादा रहेगा। क्लियर? तो इसी कारण आपका होमवर्क भी इसका इस चैप्टर के अंदर क्या रहेगा, ज्यादा मिलेगा आपको। तो सबको साथ में कंप्लीट करते रहेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला पोर्शन इसका टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन। पहले बात करते हैं हम टेम्परेचर की। वैसे बच्चों सभी को पता है टेम्परेचर, सभी ने वर्ड सुना है। ठीक है, सभी को पता है कि गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर हाई हो जाता है, सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर लो हो जाता है। सभी को पता है सेल्सियस क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, ये बातें सभी को अपने को पहले से पता है। क्लियर? ठीक है, तो टेम्परेचर के बारे में सभी ने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है। अब अपन इसके बारे में बस केवल जस्ट एक डेफिनेशन की तौर पर कहें तो हम ऐसा कहते हैं बेटा कि टेम्परेचर क्या चीज है। टेम्परेचर क्या है? किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट है। ठीक है, मतलब कोई बॉडी कितनी गर्म है या कोई बॉडी कितनी ठंडी है उसका अगर आपको मेजरमेंट करना है तो उसके लिए आपको किस क्वांटिटी का यूज करना पड़ता है? टेम्परेचर क्वांटिटी का यूज करना पड़ता है। क्लियर? सो इट इज द रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ए वार्म बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर एंड ए कोल्डर बॉडी इज एट द लोअर टेम्परेचर। कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट चीज जो बेटा इसके अंदर आती है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो इक्विलिब्रियम वर्ड से अपन समझते हैं, इक्विलिब्रियम वर्ड की बात करें तो चीजें हमारे पास इक्वल हो गई, इस तरह से हमें कुछ चीजें समझ में आती है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहता है बेटा कि जब मान लीजिए दो बॉडीज थर्मल कॉन्टेक्ट में हो। अब बात करते हैं बेटा कि थर्मल कॉन्टेक्ट क्या होता है कि जब हीट एक दूसरे में ट्रांसफर हो सके, मतलब एक जगह से हीट दूसरी तरफ जा सकती हो तो उसको हम बोलते हैं थर्मल कॉन्टेक्ट। ऐसा नहीं कि आप इंसुलेटर लगा दे। ठीक है, इंसुलेटर नहीं होना चाहिए, हीट का अपने पास इधर उधर इंटरचेंज हो सके। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा, जब किसी दो बॉडीज का टेम्परेचर आपस में इक्वल हो जाता है तो ऐसी बॉडी को हम, ऐसी सिस्टम को या फिर ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल कांटेक्ट एंड टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम इक्वल देन दिस इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। जस्ट डेफिनेशन है, कुछ खास बात नहीं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, वैसे जैसे मैंने आपको बात करी कि थर्मोडायनेमिक्स अपन सबसे एंड में पढ़ेंगे, वहां हम इसके 2 लॉज और पढ़ने वाले हैं। तो यहां हमारे पास एक लॉ आता है सबसे पहले, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बेटा, एक्चुअली क्या हुआ था, अब इसका नाम जीरोथ क्यों रखा है ये भी अपन बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या पहले फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले बना दिए गए थे, स्टडी या डिस्कवर कर लिए गए थे, बट बाद में उनको पता चला कि हमें एक लॉ की और जरूरत पड़ेगी जो इनसे पहले एक्सप्लेन करना चाहिए, इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे दिया। कुछ खास चीज नहीं है इसके अंदर, ये बड़ी सिंपल सी बात करता है कि अगर मान लीजिए दो बॉडीज है हमारे पास ए और बी और एक तीसरी बॉडी है सी। अगर मैं ऐसा कहूं कि ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ए का और सी का टेम्परेचर बराबर है। अब मैं आपको कहता हूं कि मान लीजिए बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब बी और सी का भी क्या है? टेम्परेचर बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में ए और बी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। वो दोनों भी किसमें आ जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट होता है। क्लियर? तो जीरोथ लॉ क्या है? इफ द टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी सी इंडिविजुअली एंड सेपरेटली, देन दे बोथ विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। चलिए जैसे बेटा मान लीजिए 2-3 बॉडीज है, ए बी और सी हमारे पास यहाँ रखे हुए हैं। अब हम मान लेते हैं ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब टी ए और टी सी बराबर होगा।
अगर ए और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में तो टीबी और टीसी भी बराबर होगा, तो यहाँ से पता चल रहा है हमें टीए और टीबी भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये सब बातें तो बेटा केवल क्या थी बेटा, कंसेप्चुअल डेफिनेशन वाइज बातें थी, इनमें कुछ खास बात यहाँ पर नहीं है। अब हम मेन चीज जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल सबसे पहले बनते हैं, उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक आता है दैट इज स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम अलग अलग स्केल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब अलग अलग स्केल, जैसे अपन बात जानते हैं बेटा कि आपने पढ़ा होगा, जैसे कि अगर अपने को मास को मेजर करना होता है तो उसके लिए भी अलग अलग स्केल है, जैसे किलोग्राम है, ग्राम है, और अलग अलग अपने पास स्केल्स होते हैं, पौंड है वगैरह। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर को किन किन अलग अलग स्केल्स में मेजर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सभी ने कॉमनली नाम सुना होगा सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल का, ठीक है, फारेनहाइट स्केल का, केल्विन स्केल का, ये आपने नाम पहले से सुने हुए हैं। ठीक है, अब बेटा क्या होता है, जो सबसे पहला आपका न्यूमेरिकल आता है वो इस फॉर्मूले पे आता है, कन्वर्जन फॉर्मूला पे। ठीक है, मतलब कि आपस में आपको रिलेशन निकालना होगा, आपको किसी एक स्केल के अंदर आपको वैल्यू दी होगी, बाकी की दो स्केल्स या फिर किसी और स्केल के अंदर आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर, हमें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, हम बेटा सीधा रिलेशन याद रखते हैं। एक्चुअली ये जो रिलेशन डिराइव हुआ हमारे पास वाटर को लेकर हुआ। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया, वाटर को ठंडा करते गए, उसका टेम्परेचर कम करते गए, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आया जिस पर वो वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, आइस में। उसको उन्होंने नाम दिया क्या, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, जहां पर क्या हुआ था, वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, आइस के अंदर। इसी तरह से उन्होंने क्या किया कि जो वाटर था उसको गर्म करना स्टार्ट किया, एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर वो बॉइल करके वेपर के अंदर कन्वर्ट होने लगा, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, उन्होंने सभी स्केल्स के लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट को कंपेयर किया और उसके हिसाब से ये फॉर्मूला हमारा बनाया, C-0/100 इक्वल्स टू F-32/180 इक्वल्स टू K-273/100 इज इक्वल्स टू X माइनस LFT अपॉन UFT माइनस LFT। एक्चुअली क्या बेटा, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले भी इसी से बनकर आए। X क्या है, कोई भी स्केल आप ले रहे हो उसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, जैसे 25, 30, 70 कुछ भी हो सकती है। माइनस LFT क्या है, ये उस स्केल का वो पॉइंट है जहां पर क्या होता है, वाटर किसमें कन्वर्ट हुआ, आइस में। UFT क्या है, ये उस स्केल का वो पॉइंट है जहां पर वाटर किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर के अंदर। क्लियर, तो आपको बस क्या करना होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये वैल्यूज के अंदर, फॉर्मूलों के अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी होगी और अपना आंसर निकालना पड़ेगा। क्लियर, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपको इस फॉर्मूले का यूज भी पता चलेगा। चलिए, अभी अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा उसके ऊपर अब हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, आपका फॉर्मूला याद रखना है, C-0/100 इज इक्वल्स टू F-32/180 इज इक्वल्स टू K-273/100। क्लियर, और अगर आपको कोई अननोन स्केल आता है तो X माइनस LFT अपॉन UFT माइनस LFT फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन पर आते हैं हम। सबसे पहले कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं बेटा कि केल्विन और फ़ारेनहाइट के अंदर अपने को उसको कन्वर्ट करना है। तो आप किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, एक तरफ तो सेल्सियस का फॉर्मूला लिखना है C-0/100 और दूसरी तरफ फॉर्मूला लिखना है F-32/180। क्लियर, अब आप क्या करेंगे, जो सेल्सियस की वैल्यू दी उसको पुट कर दीजिए, 25/100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F-32/180। बस अब आपको यहां से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें यहां से F की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी। क्लियर, तो यहां से देखिए, अगर हम यहां से इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो F-32 इज इक्वल टू 25/100 विल बी 1/4 और 180 इधर आ गया, तो 180 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। क्लियर, तो ये यहां से अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो कितना बनेगा, देखिए 16 4 और 20 का अपने पास बन जाएगा 45। यहां से अगर आप F की वैल्यूज निकालते हैं तो आपको कितनी मिल जाएगी, 77 डिग्री। क्लियर, तो हमने इस तरीके से इसको फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब सेम वे में जैसे आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, वैसे ही आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में। तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, C-0/100 इज इक्वल टू K-273/100। तो 100 तो गया बेटा, और C के अंदर वैल्यू कितनी है, 25। तो 25 बराबर K-273, सो यहां से K हमें कितना मिल जाएगा बेटा, 298। क्लियर, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 300 भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर, और 300 कंसीडर क्यों किया बेटा, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है। एक्चुअली जब भी आपको 25 डिग्री सेल्सियस की बात होती है ना बेटा, तो वो रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना आता है, 77, और केल्विन में आता है 298, जिसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं। कंप्लीट है बात बेटा। चलो,
अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। फाइंड द टेम्परेचर एट विच रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर द सेम। इजी क्वेश्चन है अगेन। देखो आपको क्या करना है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग को सेम करना है। तो C माइनस 0 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180। क्लियर। मान लेते हैं वो रीडिंग कितनी है बेटा, T है, तो कितना आ जाएगा देखो, T बाई 100 इज इक्वल्स टू, इधर भी क्या आ जाएगा, T माइनस 32 बाई 180। ऐसा क्यों किया मैंने बेटा, मैंने मान लिया कि भाई हमारे दोनों की रीडिंग सेम है, तो दोनों की रीडिंग अगर सेम है तो उस कंडीशन में C और F को मैंने किसके इक्वल मान लिया, T के इक्वल मान लिया। आगे अब आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ खास बात नहीं है बेटा। देखो 180 उसको कैंसिल आउट कर लो, 5 और 9, तो 9 इधर आ जाएगा, तो 9t इज इक्वल्स टू 5t माइनस, और इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 160 आ जाएगा। क्लियर। अगर आप इसको इधर और इसको इधर भेज लेते हैं तो देखो क्या कंडीशन हमारे पास बनेगी, यहां से 4t इज इक्वल्स टू माइनस का 40, तो t बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कि अगर आप माइनस के 40 पे चले जाते हैं तो वहां सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की डिग्री सेम मिलती है। क्लियर बात। आप ऐसा ही क्वेश्चन बेटा केल्विन के लिए भी ले सकते हैं कि सेल्सियस और केल्विन को इक्वल कर दें। सेम वैसे जहां केल्विन का फॉर्मूला आता है के, वहां पर आप क्या पुट कर लेना, टी पुट कर लेना। ऐसे ही आप फ़ारेनहाइट और केल्विन को भी इक्वल करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन कर लिया, ऐसे आपको पूरा कंसेप्ट पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। ए न्यू स्केल नेम्ड अक्ष हैव LPP 10 and UFP 70, then find first reading on Celsius scale when this scale reads 50 and second reading on this scale if temperature is 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों क्वेश्चन बेटा अलग अलग है। एक क्वेश्चन में क्या किया बेटा, एक नया स्केल ले लिया जिसके लिए लोअर पॉइंट 10 है और अपर पॉइंट 70 है, और अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस स्केल पर रीडिंग 50 हो तो बताओ सेल्सियस पर क्या होगी। तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, C माइनस 0 बाई 100 इज इक्वल्स टू x माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ठीक है। अब आपका जब भी अननोन स्केल आएगा ना बेटा, तो आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे जो उसके अंदर हमारा सबसे लास्ट में आ रहा था। चलिए अब आपको बस केवल क्या करनी है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। x की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है यहाँ पर बेटा, 50। क्या हमें लोअर पॉइंट दिया हुआ है स्केल का कितना, 10, डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट कितना है, 70, माइनस लोअर पॉइंट कितना है इसका, 10। तो 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 40, 70 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 60। तो दैट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 60, जिसको हम लिख देंगे 2/3। हमें क्या निकालना है बेटा, सेल्सियस निकालना है। तो देखो यहां से सेल्सियस आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 200/3, दैट विल बी 66.6 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो हमने सेल्सियस के अंदर तो रीडिंग यहां पर निकाल दी। कंप्लीट बात। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, रीडिंग ऑन दिस स्केल इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब C माइनस 0 बाई 100 इज इक्वल्स टू x माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। पिछले क्वेश्चन में क्या था बेटा, x की वैल्यू दी थी और आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, C की। पिछले क्वेश्चन में x दिया था और C हमें फाइंड आउट करना था। इस बार क्वेश्चन में क्या है, हमें C दिया है और x हमें फाइंड आउट करना है। बस आपको ये डिफरेंस समझना था और कुछ खास बात नहीं है। सेल्सियस में रीडिंग कितनी दी है बेटा, 30, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू x हमें निकालना है लोअर पॉइंट 10 अपॉन अपर पॉइंट 70 माइनस लोअर पॉइंट 10। क्लियर। तो देखिए यहां सब क्या बन जाएगा बेटा, 30/100 है तो ये बन जाएगा 3/10 विल बी इक्वल्स टू x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 60। यहां से 10 से 10 ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 18 इज इक्वल्स टू x माइनस 10, सो x विल बी 28 KSH यूनिट। ठीक है, मतलब हम जो भी हमारे को यूनिट्स माननी है उसमें हमने क्या मान लिया, अक्ष यूनिट्स मान ली, क्योंकि हमने स्केल का नाम अक्ष रखा था। क्लियर, ये समझ में आया बेटा। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 18, इसको इधर भेजेंगे तो 28 आ गया। तो इस तरीके से बेटा हमें टेम्परेचर स्केल के इंटरचेंज के क्वेश्चन करने। तो आगे बढ़ते हैं बपन। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको कभी किसी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए कि मान लीजिए इस स्केल पर इतना चेंज आ रहा है, तो बताओ उस स्केल पर कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो चेंज के लिए बेटा क्या करते हैं, हम हमारे फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। आप इस तरह से मान लीजिए, अपन जहां ऊपर पहले C माइनस 0 लिखते थे उसको हम लिख देंगे डेल्टा C, इधर डेल्टा F डेल्टा K, और नीचे हमारे पास वही रहेगा अपर माइनस लोअर रहेगा। क्लियर। तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको क्या करेगा, कोई भी स्केल के अंदर चेंज फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो अब यहां से अगर अपन एक बात देखें
लिखे कंपेयर करें तो बेटा देखो डेल्टा सी बाई 100 और डेल्टा के बाई 100, क्या 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा सी और डेल्टा के क्या है, इक्वल है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको, चेंज ऑन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल आर ऑलवेज सेम, हमेशा सेल्सियस और केल्विन स्केल के जो चेंज आएंगे वो सेम होंगे। तो कभी कोई किसी क्वेश्चन में आपके पास फॉर्मूला आए जिसके अंदर डेल्टा टी हो, तो वहां पर भले चेंज आप सेल्सियस का निकाले या केल्विन का निकाले, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, इफ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल चेंज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द नेट चेंज ऑन केल्विन एंड द फ़ारेनहाइट स्केल। तो हमें क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि सेल्सियस स्केल पर पहले टेम्परेचर 10 था और 25 आ गया, तो आपको बताना है कि केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना चेंज आएगा। हमने अभी देखा कि सेल्सियस और केल्विन चेंज में जो चेंज होता है वो सेम होता है, इसका मतलब डेल्टा के विल बी इक्वल टू डेल्टा सी, एंड डेल्टा सी कितना हो जाएगा बेटा 25 माइनस 10 विच विल बी 15। क्लियर। अगर आप बेटा बात करें हम फ़ारेनहाइट के लिए तो हम इन दो को कंपेयर करेंगे, डेल्टा एफ बाई 180 इक्वल टू डेल्टा सी बाई 100। क्या डेल्टा सी की वैल्यू 15 है बेटा, तो 15 बाई 100 हो गया। अगर हमें डेल्टा एफ निकालना है तो इसको उधर भेजा 180 अपॉन 100 इंटू 15, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर बात यहां तक बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। आप ऐसे किसी भी दो स्केल्स को लेकर उसके बीच में ग्राफ बना सकते हैं। मैं आपको फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा, क्या इन दोनों का रिलेशन ये होता है, ये बात तो हमें पता ही है। अब हम मान लेते हैं कि फ़ारेनहाइट को हम एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं और सेल्सियस को वाई एक्सिस पे। आप उल्टा भी मान सकते हैं, अगर आप उल्टा मानेंगे तो थोड़ा सा आपका ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन जैसा कहे वैसा मान लेना। हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, फ़ारेनहाइट को एक्स एक्सिस पर और सेल्सियस को वाई एक्सिस पर। तो हमने जो फ़ारेनहाइट का एफ था उसको रिप्लेस कर दिया एक्स से, और सेल्सियस का सी जो था उसको रिप्लेस कर दिया हमने वाई से। अब बेटा यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने 100 को इधर भेजा, तो देखो y विल बी, ये 100 है, ये 180 है, ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ 9 टाइम्स, तो y बराबर 5/9x माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 160/9। मैंने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान से देखो बेटा, तो ये इक्वेशन बनती है y बराबर mx माइनस c। आपको याद होगा, आप बेसिक मैथ्स में ग्राफ का टॉपिक पढ़कर आए हैं, वहां पर आपने सीखा होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और इस स्ट्रेट लाइन में हमारा m क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट, मतलब जहां पर लाइन ने y एक्सिस को कट किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट c हमारा क्या है यहाँ पर, नेगेटिव। मतलब आपकी लाइन कैसी बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी जो कि स्ट्रेट होगी, साथ में हमारे पास स्लोप जो होगा उसका पॉजिटिव और इंटरसेप्ट उसका क्या होगा, नेगेटिव। क्या आपको बेटा एक बात पता है, पॉजिटिव स्लोप और इंटरसेप्ट नेगेटिव कैसे बनेगा? ये देखिए यहाँ जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है, ये m पॉजिटिव है और अपना इंटरसेप्ट नेगेटिव है। देखो m पॉजिटिव है ना बेटा, m पॉजिटिव कैसे पता चलता है कि वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट विल बी एक्यूट होना चाहिए। तो देखो हमारा थीटा एक्यूट है और c नेगेटिव, मतलब नेगेटिव y एक्सिस में कट करना चाहिए। इस पॉइंट पर बेटा क्या होगा, सेल्सियस 0 होगा। तो आप रखकर देख लें, अगर सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 आती है, और इस पॉइंट पर बेटा क्या होगा, फ़ारेनहाइट 0 है, तो जब फ़ारेनहाइट 0 होता है तो सेल्सियस की वैल्यू ये आएगी। अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए इस लाइन का स्लोप बताओ, तो आप यहां से कंपेयर करें, क्या m हमारा स्लोप होता है बेटा, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 5/9। और अगर कभी पूछ लिया जाए कि ये एंगल कितना होगा, तो हम जानते हैं स्लोप जो होता है tan थीटा होता है, यहां से थीटा मिल जाएगा हमें tan इनवर्स 5/9। तो ये हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ है, जो कि क्या था, टेम्परेचर। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड टॉपिक इसका थर्मल। हमने अभी टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने सीखा कि भाई 1 डिग्री यूनिट को अपन किसी तरह से दूसरे में किससे कन्वर्ट करते हैं। अब हम जो पोर्शन था हमारा टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन, इसके दूसरे पार्ट पर आ रहे हैं जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है बेटा, हमारे पास एक्सपेंशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर हम किसी बॉडी के एक्सपांड होने की बात कर रहे हैं। क्लियर, आगे वर्ड लिखा है थर्मल, तो ये बात भी समझ में आ गई कि ये जो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, हमारे पास टेम्परेचर के चेंज के कारण से हो रहा है। क्लियर, क्योंकि थर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर चेंज। तो हम बेटा क्या कहते हैं, जब भी यूजुअली हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं, मतलब अपन उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, ये जो बेटा टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनको क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट
अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है ये उनके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, क्लियर। जब अपने पास अपन उनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगते हैं ज्यादा एम्पलीट्यूड से, क्लियर। क्योंकि भाई वाइब्रेट तो उनके पास हमेशा करते हैं वो, बट जब आप उसको एनर्जी दोगे, आप एक सिंपल सी चीज समझिए, आप किसी मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, अगर उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे तो उसके पास अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो वो अपनी पोजीशन पे क्या करेगा, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे आप ये समझिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉडी है जिसके अंदर इस तरह के मॉलिक्यूल्स है, तो अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो इनका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमने उनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ने लगती है, क्योंकि अब ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, पहले तो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे थे ऐसे, ठीक है, अब ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, तो एवरेज डिस्टेंस जो होती है इन मॉलिक्यूल्स के बीच की वो चेंज होने लगती है और बढ़ने लगती है। अब क्या होता है बेटा, सब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर आप ये सारे मॉलिक्यूल्स दूर होना स्टार्ट होंगे, इनके बीच का गैप बढ़ने लगेगा, तो हमारे पास क्या होता है, पूरी बॉडी धीरे धीरे क्या करने लगती है, एक्सपांड करने लगती है। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्लियर बात बेटा। तो ये क्यों होता है समझिए यहाँ पर, ठीक है। whenever a body is heated, then molecules of body gets extra thermal energy, due to which their vibration increases and thus distance between molecules also increases, hence usually on heating body expands। इस कारण हमारे पास क्या होगा, यूजुअली जब भी अपन बॉडी को हीट करते हैं तो वो बॉडी एक्सपांड करती है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं हीट करने पर, बट उसके बारे में अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, उसको अलग पॉइंट के अंदर हम यहाँ पर लेंगे, क्लियर। अब देखो, अब हमारे पास तीन तरह के मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब हमें पता है कि हम किसी को भी हीट देंगे तो वो क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। बट जो हम जानते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंड होते हैं। और जो गैसेज होती है उसके अंदर जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ये बहुत वीक होता है, ठीक है, मतलब ये लूजली बाउंड होते हैं मॉलिक्यूल्स गैस के। अब क्या होता है, जब बेटा आप हीट देते हो तो क्या होगा, जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है ये आसानी से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, बट जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है वो अपने पास एक्सपांड होने में हमारे पास उसको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। इसी कारण क्या होता है बेटा, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर है कि सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, तो जो थर्मल एक्सपेंशन का ऑर्डर है वो उल्टा हो जाएगा। सबसे ज्यादा एक्सपांड कौन करेगी बेटा, गैस करेगी, ठीक है। तो गैस को अगर आप जब भी हीट करोगे तो उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंशन आएगा, और सबसे कम एक्सपेंशन किसके अंदर आएगा, हमारे पास सॉलिड के अंदर, अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, क्लियर। अच्छा, अब आगे बात आती है बेटा, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है इनमें एक्सपेंशन किस तरीके से होते हैं, ठीक है। देखो, एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि बॉडी की लेंथ बढ़ जाए, हो सकता है बॉडी का एरिया बढ़ जाए, या हो सकता है बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाए, ठीक है। तीन ही तरह के अपने पास डायमेंशंस होते हैं। तो जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर क्या होगा बेटा, कि जब हम अगर बात कर रहे हैं कि सॉलिड के लिए, तो उसमें लीनियर एक्सपेंशन मतलब लेंथ का एक्सपेंशन या एरिया का एक्सपेंशन या वॉल्यूम का एक्सपेंशन, सभी तरह का एक्सपेंशन हो सकता है। बट जो लिक्विड और गैस होते हैं ना बेटा, उनके लिए लेंथ और एरिया डिफाइंड नहीं होता, उनमें केवल कैसा एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही होता है, क्लियर। तो एक सिंपल सी चीज है, थर्मल एक्सपेंशन क्यों हुआ बेटा, क्योंकि जब अपन ने बॉडी को हीट किया तो मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी मिली, वो थर्मल एनर्जी उनके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिली, तो उनके वाइब्रेशंस इंक्रीज होने लगे, और इस वाइब्रेशन इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच की एवरेज डिस्टेंस बढ़ने लगती है। जब एवरेज डिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारा बॉडी क्या करता है, एक्सपांड करता है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं बेटा, सबसे पहला पार्ट हम यहाँ ले रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन, 1D एक्सपेंशन। एक बात ध्यान रखना बेटा, जो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारा थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक है उसके आउट ऑफ 100% क्वेश्चन में से 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनेंगे, लीनियर एक्सपेंशन से, क्लियर। लीनियर एक्सपेंशन को हम 1D एक्सपेंशन भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि लीनियर क्या होती है, लेंथ होती है, लेंथ मतलब एक सिंगल डायमेंशन है, क्लियर। तो चलिए हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, अब लीनियर बॉडी कैसी होगी, जैसे एक रॉड मान सकते हो या वायर मान सकते हो। तो हमने एक रॉड मान ली यहाँ पर जिसकी लेंथ कितनी है, L है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हीट कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। जनरली जो हमारा लेंथ का एक्सपेंशन होता है वो किसके अंदर होता है, सॉलिड्स में, और मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स जो होते हैं उनमें जो एक्सपेंशन होता है वो लीनियर एक्सपेंशन ही पाया जाता है। तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो देखो मैंने क्या करा, इसकी दोनों तरफ से लेंथ यहाँ पर बढ़ा दी, ठीक है। मान लेते हैं कि लेंथ के अंदर चेंज कितना आ गया, डेल्टा। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, हमारी बॉडी यहाँ सिमेट्रिक है, ठीक है, हमारी बॉडी कैसी है, सिमेट्रिक बॉडी है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म बॉडी है। तो इसमें क्या होगा, अगर इधर जितना एक्सपेंशन आएगा उतना ही इधर भी एक्सपेंशन आएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर इधर बढ़ गया तो 5 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ेगा, लेंथ का एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं इसके अंदर जो टोटल लेंथ का एक्सपेंशन आया वो कितना आया, डेल्टा एल, और आपने जो टेम्परेचर इंक्रीज किया वो कितना किया, डेल्टा टी।
अब बात आती है कि जो इसका जो है डेल्टा एल है वो कितना होगा। बेटा ये जो डेल्टा एल होता है ये सबसे पहले प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा क्या आएगा, चेंज आएगा। और साथ में किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड के, कि जितनी रॉड की लेंथ है उसके हिसाब से भी हमारा एक्सपेंशन ज्यादा आता है। तो हमारा जो डेल्टा एल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा एल डेल्टा टी। ठीक है, एल और डेल्टा टी के वो प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो अल्फा आता है। ठीक है, अल्फा को हम बोलते हैं लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो सभी सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। आयरन के लिए अलग होता है, स्टील के लिए अलग होता है, एल्यूमिनियम के लिए अलग होता है, सभी के लिए वो अलग अलग होता है। तो जब किसी बॉडी को जो कि एल लेंथ की है आप उसको डेल्टा टी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर चेंज करोगे या हीट करोगे तो उसके अंदर जो लेंथ का चेंज आएगा वो कितना आएगा, अल्फा एल डेल्टा टी आएगा। क्लियर। अगर मैं यहां से बेटा टोटल लेंथ निकालना चाहूं, फाइनल लेंथ टेम्परेचर हीट इंक्रीज करने के बाद, तो जो न्यू लेंथ आएगी वो होगी ओरिजिनल लेंथ पहले वाली प्लस डेल्टा एल, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। तो आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने जिसके ऊपर सारे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। क्लियर, कंप्लीट बेटा। जैसे अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा एल का, अल्फा एल डेल्टा टी, और जो टोटल लेंथ थी वो एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी थी। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एन आयरन रिंग ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड ऑन ए डिस्क ऑफ डायमीटर 15.03 सेंटीमीटर। क्लियर, हमारे पास क्या बेटा एक रिंग है, ठीक है, आयरन की रिंग है हमारे पास जिसका डायमीटर दिया है 15 सेंटीमीटर, और हमारे पास एक डिस्क है जिसका डायमीटर दिया है 15.03 सेंटीमीटर। मुझे इस रिंग को इस डिस्क पे कवर कराना है। तो बेटा आपको समझ में आ पा रहा है कि ये कवर तभी हो पाएगा जब हमारे पास रिंग का डायमीटर भी कितना बन जाए, 15.03 सेंटीमीटर बन जाए, तभी ऐसा हो पाएगा। और हमें पता है कि अगर मुझे इसको 15 से 15.03 पर ले जाना है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डायमीटर इंक्रीज करना पड़ेगा, और डायमीटर इंक्रीज करने के लिए मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी ताकि ये क्या हो, एक्सपांड हो। क्लियर। करेंटली टेम्परेचर ऑफ द रिंग इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी उसका टेम्परेचर कितना दिया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ रिंग एट विच इट इज पॉसिबल टू कवर डिस्क बाय द रिंग। हमें बताना है क्या टेम्परेचर हो कि हमारे पास वो क्या करे, उसके ऊपर कवर हो जाए। हमें रिंग के लिए अल्फा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा बेटा किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर डायामीटर जो होता है बेटा वो लेंथ होती है, ठीक है ना। डायामीटर जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास लेंथ की तरह वर्क करता है। तो अगर मैं डायामीटर की बात करूं जो कि लेंथ की तरह वहां यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो इसके अंदर जो डेल्टा एल है, ठीक है, क्या है हमारे पास, डेल्टा एल है, वो कितना बन जाएगा यहाँ पर देखिए बेटा 15.03 माइनस 15, दैट विल बी 0.03 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ एल जो है वो कितनी बन जाएगी बेटा, 15 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। क्लियर। हम यहां से क्या कर रहे हैं बेटा, डेल्टा टी निकालते हैं। तो डेल्टा टी क्या आएगा, डेल्टा एल अपॉन अल्फा इंटू एल। क्या चेंज इन लेंथ है बेटा, 0.03 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय अल्फा। हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू एल की बात करते हैं। एल हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है बेटा, 15 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। कंप्लीट। अब देखो इसको बस आपको केवल सॉल्व करना है बेटा। तो देखो ये 10 की पावर माइनस 4 है, इसको हम ऊपर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 300। क्लियर। तो ये आ गया ऊपर हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2 भी कितना हो गया बेटा 30। तो ये आ गया हमारे पास 10। तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया बेटा, 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अगर हमारा चेंज इन टेम्परेचर ये आया है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है हमें, तो हमें चाहिए बेटा टी फाइनल, तो वो आ जाएगा 10 प्लस टी इनिशियल, और टी इनिशियल हमारा 25 था, सो आंसर विल बी 35 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर। तो ध्यान रखना बेटा डायमीटर है मतलब हमारे पास किसमें चेंज आ रहा था, लेंथ में। उस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर। चलो आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू रॉड्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2 आर हीटेड बाय सेम टेम्परेचर। इफ चेंज इन लेंथ फॉर बोथ रॉड्स आर सेम देन फाइंड द रेशियो ऑफ लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों को हमने सेम टेम्परेचर से हीट किया है, इसका मतलब दोनों के लिए जो डेल्टा टी क्या है, सेम है। साथ में क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के लिए फिर डेल्टा एल भी क्या आया बेटा, सेम आया। क्लियर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डेल्टा L1 will be equals to डेल्टा L2, और डेल्टा L1 क्या हो जाएगा, अल्फा 1 डेल्टा T is equals to अल्फा 2 डेल्टा
अल्फा टू L2 डेल्टा टी। डेल्टा टी और डेल्टा टी कट गए बेटा यहाँ से, तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया अल्फा 1 L1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 L2। आपको काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर ये रिलेशन सीधा भी यूज किया जाता है, अल्फा 1 L1 इक्वल्स टू अल्फा 2 L2। अगर हमें यहाँ से अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 निकालना है बेटा, तो वो आ जाएगा इनवर्स रेशियो ऑफ लेंथ L2 अपॉन L1। ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गई चीज। इसी तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे चेंज कर भी पूछ लेते हैं कभी कभी, कि अगर हमारा जो चेंज है वो टेम्परेचर पर डिपेंड ना कर रहा हो, तब भी हमारे पास कुछ आंसर इसी तरीके का बनेगा। क्लियर, तो ये बात समझ में आ गया बेटा आपको। चेंज इन लेंथ हमारे पास सेम कहा था, तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 ये आ गया। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो पहले वाला क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर एक फॉर्मूला डिराइव होगा, आपको एक फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली उस फॉर्मूले का यूज कर पाओ। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, टू रॉड्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अच्छा बेटा, एक चीज आप सबसे पहले जानते हैं कि सीरीज में कनेक्ट करना क्या होता है हमारे पास। जैसे मान लीजिए बेटा, ये हमारे पास इस तरह से दोनों रॉड्स लगी हुई है, सीरीज कनेक्शन मतलब एक के आगे एक लगी हुई है। ये इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। ये हमारे पास इसके अंदर अल्फा 1 का कोएफिशिएंट दिया है और इसके अंदर अल्फा 2 का कोएफिशिएंट दिया है। आगे क्या दिया है, ए होल सिस्टम इज हीटेड यूनिफॉर्मली एट द सेम टेम्परेचर, फाइंड द एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई ये दोनों एक्सपांड होगी, L1 अपने हिसाब से एक्सपांड होगा, L2 हमारे अपने हिसाब से एक्सपांड होगा। हमें बताना है इसका एवरेज। अगर हम मान ले कि दोनों रोड मिलकर एक कंबाइंड रोड बन रही है, तो उसका एवरेज कोएफिशिएंट हमारा कितना आएगा। सबसे पहली बात बेटा, हम इस क्वेश्चन में जानते हैं कि हमारा जो डेल्टा L1 होगा वो आएगा अल्फा 1 डेल्टा 1 डेल्टा टी। क्लियर, और अगर हम बात करेंगे डेल्टा L2 की, तो आएगा अल्फा 2 L2 डेल्टा टी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले से फॉर्मूले है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फॉर कंबाइंड लेंथ, हम ऐसा बात करते हैं बेटा कि टोटल लेंथ जो है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी यहां से बेटा, कंबाइंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो L1 प्लस L2। और कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो हमें कितना मिलेगा यहां से बेटा, अल्फा एवरेज। ठीक है, जो कि हमें यहां से निकालना है। तो ध्यान से देखिए बेटा कि डेल्टा L कंबाइंड इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। डेल्टा L कंबाइंड को मैं लिख रहा हूं यहां से अल्फा एवरेज इंटू L1 प्लस L2 इंटू डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू अल्फा 1 L1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 L2 डेल्टा टी। क्यों भाई, टेम्परेचर तो हमारा सेम ही रहेगा, हमने सेम ही टेम्परेचर से हीट किया है। देखो बेटा, डेल्टा टी सबके अंदर कट गया। अब अगर आपको यहाँ से अल्फा एवरेज का फॉर्मूला चाहिए, तो आपको अल्फा एवरेज का फॉर्मूला मिल जाएगा अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर एवरेज कोएफिशिएंट पूछा जाएगा, तो आप सीधा इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ खास नहीं था, इसका चेंज पता है, इसका चेंज पता है, दोनों के चेंज को हमने ऐड कर दिया और कंबाइंड का चेंज लिख दिया अल्फा एवरेज L1 प्लस L2 इंटू डेल्टा टी। तो हमारा अल्फा एवरेज का फॉर्मूला ही आ गया बेटा। अब इसमें जो भी लेंथ या अल्फा दिया हो आप वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, अगर मान लीजिए बेटा कि यहाँ पर L1 और L2 इक्वल होते, ठीक है, अगर हम ये मान लें कि if L1 is equals to L2, तो हमारा जो अल्फा एवरेज का फॉर्मूला आएगा बेटा, दैट विल बी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2, अगर हम L1 L2 को सेम माने। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, टू रॉड्स ऑफ लेंथ L1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड L2 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर आर गिवन विद अल्फा 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेंटीग्रेड इनवर्स एंड अल्फा 2 इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेंटीग्रेड इनवर्स। आगे कहा है हमें इनिशियली बोथ एट द 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ बोथ द रोड्स आर हीटेड यूनिफॉर्मली बाय सेम टेम्परेचर, फाइंड दैट टेम्परेचर एट विच लेंथ ऑफ द रोड्स बिकम इक्वल। आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है बेटा कि दो रोड दी है अलग अलग लेंथ की, अलग अलग उनका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, दोनों को हमने एक साथ सेम टेम्परेचर से हीट करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या वो टेम्परेचर हो जब दोनों की लेंथ हमारे पास इक्वल हो जाए। तो कुल मिला के हम ऐसा कहना चाह रहे हैं बेटा कि L न्यू of first rod should be equals to L new
ऑफ सेकेंड नोड, मतलब यही तो हमारे पास इक्वल होना चाहिए। क्या बेटा, एल न्यू को हम लिख सकते हैं L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी शुड बी इक्वल्स टू L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों लिया बेटा हमने, क्योंकि टेम्परेचर तो दोनों के अंदर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। बस अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा। L1 की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 की वैल्यू कितनी दी है बेटा अपने को 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू अल्फा 2 कितना दिया हुआ है हमें 14 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू है बेटा यहाँ से 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डेल्टा टी। क्लियर यहाँ से बेटा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर अपन कैंसल आउट करते हैं तो बेटा ये कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसल आउट होकर कितना बन रहा है 5 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 7। तो अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 प्लस 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डेल्टा टी। ये क्लियर हुआ सभी को बेटा, मैंने कुछ नहीं किया खास, इसको कैंसल आउट किया तो 5, इसको कैंसल आउट किया तो 7 हो गया। क्लियर, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उधर 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा टी की टर्म्स को एक तरफ कर लो और जो बाकी नंबर उसको एक तरफ कर लो, तो हम इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो देखो 25 में से 7 माइनस होगा तो बेटा कितना बचेगा 18। तो 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 उधर गया तो 7 माइनस 5 कितना हो गया 2। यहां से हम डेल्टा टी निकालेंगे तो 2 अपॉन 18 into 10 to the power minus 3 that will be 1000 upon 9 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पर बन गया। क्लियर, तो ये हमने कुछ खास नहीं किया। अच्छा बेटा, डेल्टा टी आया, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 30। अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि फाइनल टेम्परेचर बताओ तो टी फाइनल कितना हो जाएगा 1000 बाई 9 प्लस 30 दैट विल बी 1270 बाई 9 सेंटीग्रेड। क्लियर, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर बन गया। तो दोनों की लेंथ को हमने इक्वल किया और कुछ खास काम यहाँ पर। चलिए बेटा, तो अभी हमने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था और उसके हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट किए थे। अब हमारे पास नेक्स्ट 2 एक्सपेंशन आ रहे हैं जो कि है एरिया एक्सपेंशन और दूसरा क्या होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमारा कम बनता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन के ऊपर न्यूमेरिकल हमारा बनेगा जब हम लिक्विड का एक्सपेंशन पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले एरियल एक्सपेंशन से। तो ऑब्वियसली नाम से हमें समझ में आ रहा है। अच्छा, इस एरियल एक्सपेंशन का दूसरा नाम होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको एरिया एक्सपेंशन भी कहा जाता है, साथ में हम इसको 2D एक्सपेंशन भी कहेंगे क्योंकि एरिया जो होता है वो 2D होता है। क्लियर, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, चेंज किसके अंदर आएगा, एरिया के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्वायर प्लेट ले ली है जिसकी लेंथ L है और एरिया कितना है A। मैंने इसको कुछ हीट दी तो इससे इसका एरिया बढ़कर कितना हो गया डेल्टा A हो गया और जो नई लेंथ आ गई वो L न्यू बन गई। क्लियर, अब इसमें जो एरिया का जो चेंज आएगा बेटा अगेन वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो ओरिजिनल एरिया है उसके और जितना आपने टेम्परेचर चेंज किया उसके। तो उस हिसाब से अपन जब डेल्टा A लिखेंगे बेटा तो वो आएगा बीटा A डेल्टा T। ठीक है, A और डेल्टा T के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इस बार जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है बेटा, बीटा आता है। बीटा क्या होता है, एरियल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जैसे अल्फा होता है हमारा लीनियर कोफिशिएंट, वैसे ही बीटा क्या होता है हमारा एरियल कोफिशिएंट। अगर बेटा मुझे न्यू एरिया लिखना है तो हम क्या लिखूंगा A प्लस डेल्टा A। तो A प्लस डेल्टा A करोगे तो A कॉमन आ गया, 1 प्लस बीटा डेल्टी हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला जैसे L न्यू का आया था, L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टी। आगे बढ़ेंगे बेटा, अगर हम अब मैं एक रिलेशन निकालना जा रहा हूं किसके बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में। ध्यान से देखो, मैंने कहा था स्क्वायर प्लेट की पहले लेंथ कितनी थी L और अब कितनी हो गई L न्यू। तो क्या बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पहले जो स्क्वायर प्लेट थी उसका एरिया L का स्क्वायर था और अब जो नई स्क्वायर प्लेट बन चुकी है इसका एरिया जो होगा वो न्यू लेंथ का स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, क्या एरिया न्यू को ये फॉर्मूला लिख सकते हैं A इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टी, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या है L न्यू का स्क्वायर और L न्यू हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होता है L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टी। तो L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टी का होल स्क्वायर। इस एरिया की जगह क्या रख दिया बेटा मैंने, L स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टी। क्लियर, और इस L का स्क्वायर हुआ तो L स्क्वायर आ गया 1 प्लस अल्फा डेल्टी का होल स्क्वायर। अब एक बात समझना बेटा, ये जो अल्फा होता है बहुत छोटा होता है। आपने भी पिछले न्यूमेरिकल्स में भी देखा होगा, जब मैंने अल्फा लिया था तो 10 टू द पावर -3 -4 इस ऑर्डर के अंदर था। इसका मतलब ये अल्फा की वैल्यू जो होती है वो 1 से क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो जब आपने बेसिक में से पढ़ा होगा
होगा एक टर्म बाइनोमियल थ्योरम या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसमें हम ऐसा कहते हैं कि अगर बेटा हमारा x बहुत छोटा हो 1 से और 1 प्लस एक्स की पावर n कहीं लिखा हो तो आप उसको 1 प्लस एन एक्स लिख देते हैं। ये आप बेसिक मैथ्स में पढ़कर आए होंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारा x यहाँ पर छोटा ही है, क्योंकि हम यहाँ पर देखो जो हमारा अल्फा है वो बहुत ज्यादा छोटा है, तो बस क्या करना है, इस n पावर को आगे ले लेना है। तो जब आप इस 2 पावर को आगे लोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू अल्फा डेल टी। एल स्क्वायर कट गया, देखो बेटा 1 से 1 गया, डेल टी गया, तो बीटा किसके बराबर आ गया 2 अल्फा के। तो ये रिलेशन होता है अल्फा और बीटा में, बीटा किसके इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ अल्फा के। अगर आपसे अल्फा इज टू बीटा पूछा जाए तो कितना आएगा आंसर 1:2 आएगा। क्लियर? तो याद रहेगा आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है और ये रिलेशन याद रखना है। ये बीच में हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से इस टर्म को एक्सप्लेन किया है। क्लियर? अच्छा, इसी के जैसा सेम आता है बेटा नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसको हम 3D एक्सपेंशन कहते हैं क्योंकि इसके अंदर तीनों ही डायमेंशन के अंदर एक्सपांड हो रही है बॉडी। ऑब्वियसली वॉल्यूमेट्रिक नाम है तो किसके अंदर एक्सपेंशन हो रहा होगा, वॉल्यूम में। और जनरली जो होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन किसके अंदर होता है, लिक्विड और गैसेस के अंदर। लिक्विड के अंदर जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है इसको हम एक अलग टॉपिक से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और जो गैस में होता है उसके लिए हमने एक अलग ही पोर्शन ले रखा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां उसको हम पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए मान लीजिए बेटा मेरे पास अभी एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम कितना है v है और लेंथ कितनी है l है। मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया ये क्या हो गया हमारे पास, एक्सपांड हो गया। एक्सपांड होकर इसका नया वॉल्यूम कितना बन गया v न्यू, और इसकी लेंथ कितनी बन गई एल न्यू। तो बिल्कुल उसी कंसेप्ट से, ठीक है, जैसे हम पिछले 2 कंसेप्ट हमने पढ़े, ये जो वॉल्यूम में चेंज आएगा बेटा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम और जितना आपने टेम्परेचर चेंज किया है उसके प्रोपोर्शनल। तो जो ये डेल्टा वी है ये आएगा आपका गामा वी डेल्टा टी, ठीक है। गामा यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि कहलाता है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्लियर? अगर आप न्यू वॉल्यूम लिखना चाहते हैं तो पुराना वॉल्यूम प्लस जो चेंज हुआ वो लिखोगे, कॉमन लोगे तो v इंटू 1 प्लस गामा डेल टी आ गया। तो जैसे हमारे पास लेंथ और एरिया के फॉर्मूले बने थे उसी तरह से हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला भी बन गया। अब हम एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं जो कि किसमें होगा, जैसे पिछली बार आपने अल्फा बीटा का रिलेशन निकाला था, इस बार हम निकालेंगे अल्फा और गामा का रिलेशन। अब ध्यान से देखिए बेटा, क्या इस वॉल्यूम में ये, क्योंकि ये क्यूब है, क्या इस क्यूब का वॉल्यूम हम लेंथ का क्यूब लिख सकते हैं? अगर न्यू है तो न्यू का क्यूब और ओल्ड है तो ओल्ड का क्यूब। अब देखो ध्यान से, क्या v न्यू की जगह ये फॉर्मूला रख दूं v इंटू 1 प्लस गामा डेल टी, और एल न्यू तो आप जानते हैं एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी, इसका क्यूब किया तो एल क्यूब क्यूब और इसके तरफ भी क्यूब आ गया। अब देखो ओरिजिनल जो अपना वॉल्यूम था उसको एल क्यूब लिख दिया, पुराना वॉल्यूम को। अब एल क्यूब से एल क्यूब कट गया, अगेन वही बेटा 1 प्लस एक्स की पावर एन को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, तो पावर 3 आ गया गई, एल क्यूब कट गया, 1 1 कट गया, डेल्टा टी कट गया, तो गामा बराबर कितना आ गया 3 अल्फा। अगर बेटा मैं अल्फा बीटा और गामा का रेशियो ले लूं तो आप जानते हैं कि बीटा को क्या लिखते हैं 2 अल्फा और गामा को क्या लिखते हैं 3 अल्फा, तो सबके अल्फा कट जाएंगे तो रेशियो आएगा 1:2:3। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये चीज हमारे पास याद रखनी है। कंप्लीट बेटा, तो हमने तीनों तरह के एक्सपेंशन पढ़ लिए, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। जैसा मैंने आपको समझाया था कि सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन के क्वेश्चन बनते हैं वो सॉलिड के ऊपर बनते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब कुछ हम एप्लीकेशंस यहाँ पर देखने जा रहे हैं जहां पर सॉलिड के एक्सपेंशन होने के कारण क्या चीजें चेंज होती है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। सबसे पहला आ रहा है बेटा इफेक्ट ऑन सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम पर इस टेम्परेचर चेंज का या थर्मल एक्सपेंशन का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहली बात बेटा, आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वैसे जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां जो हमारा सिंपल पेंडुलम में पूरा टॉपिक है वहां आप उसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन भी सीखेंगे और वर्किंग भी सीखेंगे। बट अभी मेरे पास जो यूजफुल चीज है मैं आपको वो बता देता हूं। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है बेटा, कि वायर होता है, ठीक है, किसी भी मेटल का या अलोय का वायर होता है, उससे नीचे हमारे पास एक स्फेरिकल बोब लगा होता है और वो इस तरीके से हमारे पास मूव करता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। क्लियर? इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, जो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर के अंदर डिराइव भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। जहां एल जो होता है बेटा वो क्या होता है, जो मैंने अभी कहा ना वायर, उसकी लेंथ होती है। जी तो आप लोग जानते हैं क्या चीज है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर का इस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या यहां से 2 पाई कांस्टेंट है और g कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं t किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ऑफ लेंथ। अब सोचो ध्यान से, वायर एक लेंथ है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो ऑब्वियसली ये लेंथ बढ़ेगी।
अगर ये लेंथ बढ़ेगी तो फिर इसका मतलब अगर ये लेंथ बढ़ रही है तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। सेम में उल्टा भी कह सकते हो, अगर हमारी टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं तो एल डिक्रीज होगा, एल डिक्रीज हुआ तो हमारा ये टी डिक्रीज होगा। तो कुल मिला के हमें एक बात समझ में आ गई कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो थर्मल एक्सपांशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो वायर की लेंथ चेंज होगी, और वायर की लेंथ चेंज होगी तो ये टाइम पीरियड भी चेंज होगा। क्लियर? अच्छा, अब एक बात मानते हैं हम, चलिए यहां से कि इफ टेम्परेचर चेंजेस एल चेंजेस सच टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम चेंजेस, ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं हम बेटा कि कितना चेंज होगा। ये तो हमें समझ में आ गया कि चेंज होगा, बट कितना उसको चेक करते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर हाफ, रूट को हम एल की पावर हाफ लिखते हैं। तो हम एरर के कंसेप्ट में जा रहे हैं। अगेन आपने बेसिक में यूनिट डायमेंशन एरर के अंदर कंसेप्ट पढ़ा होगा। अगर मैं एरर के कंसेप्ट में जाऊं तो आपने सीखा होगा कि जब पावर वाला फंक्शन होता है तो पावर को आगे ले लेते हैं। तो वही काम मैंने किया बेटा, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने एरर क्यों मान लिया? बेटा टाइम पीरियड में ज्यादा चेंज नहीं आता है, बहुत ही छोटा चेंज आता है, और हम जानते हैं कि छोटा चेंज होता है तो हम उसको क्या मानते हैं? एरर मानते हैं। ऐसा आपने बेसिक मैथ्स और यूनिट डायमेंशन में पढ़ा होगा। तो डेल्टा टी अपॉन टी कितना हो जाएगा? हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा टी क्या कहलाएगा? चेंज इन टेम्परेचर। टी क्या है? जो भी ओरिजिनल टेम्परेचर, सॉरी डेल्टा टी कहलाएगा चेंज इन टाइम पीरियड। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा, स्मॉल डेल्टा टी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? चेंज इन टाइम पीरियड। और कैपिटल डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर के लिए। तो देखो जो चेंज इन टाइम पीरियड आ रहा है किसके इक्वल आया? हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल के। क्या आपको डेल्टा एल का फॉर्मूला पड़ता है बेटा? अल्फा एल डेल्टा टी डिवाइड बाई एल, एल से एल कट गया बेटा, एक कंफ्यूज, और यहां से हमारे को फॉर्मूला मिल गया डेल्टा टी अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा डेल्टा टी। एक चीज ध्यान रखे बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, जो छोटा टी लिखा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग टाइम पीरियड, और कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे पास टेम्परेचर को। क्लियर? तो हमारे पास जो टाइम पीरियड में चेंज आएगा उसका फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अब आपका न्यूमेरिकल बनता है बेटा इस फॉर्मूले पर, आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज दी होगी, बस वैल्यूज पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन में अभी आपको और कराने वाला हूं। क्लियर? बस एक चीज जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी वो ये बात है, इसको आप याद रख लें, ये एरर का कंसेप्ट है बेटा, पावर को आगे लेने वाला टर्म आपने सीखा होगा। ठीक है, पावर को आगे लेते हैं और इस तरह का कंसेप्ट हमारे पास बन जाता है। अच्छा एक बात समझिए, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बेटा जिसके ऊपर थ्योरेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखो बेटा, हम जानते हैं कि पहले के जमाने में पेंडुलम क्लॉक्स हुआ करती थी, आपने मूवीज वगैरह में देखी होगी, एक बड़ी सी पेंडुलम हुआ करती थी और वो अपने पास इस तरह से हर आर पर वो अपने पास रिंग करती थी। ठीक है, तो आपने मूवीज में भी देखा होगा। अब क्या होता है बेटा, वो पेंडुलम क्लॉक से जब गर्मियों के दिन आते थे तो गर्मियों के दिनों में क्या होता था? टेम्परेचर बढ़ जाता था। तो जब टेम्परेचर बढ़ता था तो उससे क्या होता था? वो जो उसका अलॉय है, जो हमारे पास लेंथ होती थी, वो हमारे पास क्या हो जाती थी? थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज हो जाती थी। जब एल इंक्रीज होता था तो ये टाइम पीरियड भी क्या हो जाता था? इंक्रीज हो जाता था। अब टाइम पीरियड का इंक्रीज होना मतलब क्या हुआ बेटा? टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? हमारी घड़ी स्लो हो जाती है। अब सोच रहे होंगे आप ऐसा कैसे सर, आप तो बोल रहे हो टाइम पीरियड इंक्रीज, इंक्रीज मतलब तो फास्ट होनी चाहिए, बट ये तो स्लो बोल रहे हो। सुनो बेटा ध्यान से कि पहले क्या हो रहा था, मान लीजिए एक चक्कर पूरा करने में उसको 1 घंटा लग रहा था। अब घड़ी क्या हो गई हमारे पास, यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब अब वो घड़ी जो है हमारे पास एक चक्कर पूरा करने में 1 घंटा नहीं लेगी, 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा 6 मिनट या 1 घंटा 7 मिनट लेगी, मतलब अब वो टाइम ज्यादा लेगी। तो सोचो एक बात को, किसी काम को करने में आप पहले 1 घंटा ले रहे थे, अब 1 घंटा 10 मिनट ले रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी, आप स्लो हो गए या फास्ट? तो आप क्या कहेंगे? हम स्लो हो गए। क्लियर है बात? तो वही चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं, इन पेंडुलम क्लॉक in summer temperature increases so length increases, hence time period also increases, time period भी बढ़ेगा। बट टाइम पीरियड बढ़ेगा लेकिन हमारी जो घड़ी है वो क्या होगी बेटा? स्लो होगी। समझ में आया ना बात? ऐसे समझो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, हमारे पास टाइम पीरियड बढ़ गया, 60 मिनट के बजाय अब वो कितने का हो गया है? 70 मिनट का हो गया है। अब सोचो पहले एक काम को आप 60 मिनट में कर लेते थे, अब उसी काम को आप 70 मिनट में कर रहे हो, तो आप स्लो हुए या फास्ट? अरे स्लो ही तो हुए, क्योंकि आपने अब आपके काम करने की एफिशिएंसी कम हो गई। इसी का उल्टा होता है बेटा विंटर डेज में। हम जानते हैं कि विंटर डेज में क्या होता है बेटा? टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज तो लेंथ डिक्रीज,
लेंथ डिक्रीज तो टाइम पीरियड डिक्रीज, और टाइम पीरियड डिक्रीज तो हमारे पास क्या होगा, घड़ी फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले जो काम 60 मिनट में हो रहा था, अब टाइम पीरियड डिक्रीज होने के कारण 55 मिनट्स में होने लगा, तो आप अपने पास क्या हो गए, फास्ट हो गए। क्लियर बात समझ में आई बेटा? ये चीज हमारे पास होती है। अब लेकिन ये तो दिक्कत है भाई, जब हमारे पुराने जमाने में इस घड़ी का यूज करते थे तो इसका मतलब तो ये दिक्कत है, क्योंकि वो तो टाइम ही गलत बताने लगेगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए बेटा क्या करते थे, उसका जो वायर होता था, जो उसका अपने पास ये हैंडल होता था, उसको हम अलॉय से बनाते थे। उस अलॉय का नाम था इनबार। ठीक है, इस अलॉय में क्या होता है, इसका ऑलमोस्ट अल्फा कितना होता है, 0। पूरा 0 तो नहीं होता बट ऑलमोस्ट 0 होता है। तो ये बहुत ही माइन्यूट सा चेंज देता था, जो कि लगभग नेग्लिजिबल होता है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इस पूरी थ्योरी में ये नोट याद रखना है और बस ये फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आपका न्यूमेरिकल आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते, किस तरह का इस पे न्यूमेरिकल बनता है। देखिए, टेम्परेचर ऑफ वायर ऑफ पेंडुलम क्लॉक इज चेंज्ड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अच्छा, फ्रैक्शनल चेंज समझते हैं बेटा, एरर में आपने पढ़ा होगा, डेल्टा टी बाई टी हमें यहाँ पर निकालना है। क्लियर? अच्छा, अल्फा वायर भी आपको क्वेश्चन में दिया है, तो देखो डेल्टा टी अपॉन टी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ अल्फा डेल टी। अल्फा आपको दिया हुआ है यहाँ पर बेटा, डेल टी भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल दिया 0.05 सेकेंड। फ्रैक्शनल चेंज पूछे तो ये आएगा। इसी के आगे का पार्ट देखिए बेटा, ऑल्सो फाइंड टोटल चेंज इन टाइम फॉर 1 आवर। 1 घंटे में कितना पूरा चेंज आएगा वो भी आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर? अब 1 घंटे में पूरा चेंज कितना आएगा उसको समझते हैं। देखो, टोटल चेंज इन 1 आवर के लिए आपके पास क्या होगा, क्या आपके जो ये टाइम टी है ना, ध्यान रखना ये कौन सी वैल्यू आई है वो बता रहा हूं मैं। ये टी जो है ये कितना हो गया बेटा, 1 आवर। अब टी अगर 1 आवर है तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 इंटू 60 कितना आ गया, 3600 सेकंड। अब डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू कितनी है, 0.05। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.05 इंटू 3600, जो कि आएगा 180 सेकंड, अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, कभी ऐसे पूछे ना टोटल चेंज, तो इस टी की वैल्यू दी होती है, तो इस टी की वैल्यू दी है तो भी आप बाकी सब चीजें निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाता कि एक दिन में बताओ कितना होगा, अगर एक दिन का पूछ लेता ना तो मैं 24 आवर्स होते एक दिन में, तो 24 आवर्स को पहले मिनट में कन्वर्ट करता 60 से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड में कन्वर्ट करता 60 से मल्टीप्लाई। क्लियर? अगर मान लीजिए आपको पूछ ले 7 दिनों में या एक वीक में, तो उस हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिएगा और इस तरह से हमें आंसर निकालना होगा। हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमने पहली एप्लीकेशन के अंदर सिंपल पेंडुलम के लिए चेक किया था, अब हम दूसरी एप्लीकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ जो हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन आ रही है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ बेटा, स्ट्रेन और स्ट्रेन जो टॉपिक है हमारा, ये इलास्टिसिटी का टॉपिक है, ये आप मटेरियल्स ऑफ सॉलिड के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, तो वहां पर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ते हैं। मैं जस्ट आपको भी एक बात बता देता हूँ कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, और स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर? अभी बस केवल आप फॉर्मूले याद रखें, स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्लियर? तो अब हम बात कर रहे हैं थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ की एक कंडीशन है, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है वो लेंथ चेंज करती है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक दो फिक्स्ड सपोर्ट है। ठीक है, उसके बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक रॉड लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसको हीट कर रहा हूं। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा बेटा, ये एक्सपांड होगी। अब बट जब ये एक्सपांड होने लगेगी तो ये फिक्स्ड सपोर्ट इसको एक्सपांड होने नहीं देंगे, तो ये रॉड क्या करेगी, इन दोनों फिक्स्ड सपोर्ट के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करेगी। क्योंकि हम जानते हैं एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हमारी रॉड सपोर्ट पर फोर्स लगाएगी तो सपोर्ट वापस रॉड पर फोर्स लगाएंगे, तो इसके अंदर फोर्स लगने के कारण इसमें क्या जनरेट होती है बेटा, स्ट्रेस जनरेट होती है। ठीक है, कौन सी स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल क्यों बोला बेटा इसमें, क्योंकि ये सारा जो काम हुआ है वो टेम्परेचर चेंज करने के कारण या हीट करने के कारण हुआ है। क्लियर? तो इसमें क्या जनरेट होती है, थर्मल स्ट्रेस, और जब थर्मल स्ट्रेस जनरेट होती है उसके कारण एक थर्मल स्ट्रेन आता है। क्लियर? तो वही चीज हम यहां पर सीखने वाले हैं। थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। हम जानते हैं चेंज इन लेंथ डेल्टा एल होगा, अपॉन लेंथ क्या हो गया, एल। हम जानते हैं कि थर्मल स्ट्रेन में डेल्टा एल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, अल्फा एल डेल्टा टी अपॉन एल। एल से एल कट गया तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी। डायरेक्ट याद रखना आपको, थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या रहेगा, अल्फा डेल्टा टी रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा हमें एक बात पता है, ये चीज आप कहां सीखोगे, जब आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, वहां एक फॉर्मूला आएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ोगे, अभी इसकी डिटेल में जाने का कोई जरूरत नहीं है। अभी बस फॉर्मूला देखो इसका,
y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। क्लियर? अगर मुझे मान लीजिए बेटा थर्मल स्ट्रेस निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेन इंटू वाई, तो y बराबर y इंटू स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, अल्फा डेल टी, तो ये फॉर्मूला आ गया y अल्फा डेल्टा टी। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है किसका, थर्मल स्ट्रेस का। अब बेटा हम जानते हैं कि स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स में एरिया को इधर भेज दोगे, एरिया इंटू स्ट्रेस, ये रहा आपका स्ट्रेस, इसको अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया से। तो आप देखें यहाँ पर 3 ब्लॉक्स बने हुए, इन तीनों ब्लॉक्स के अंदर जो फॉर्मूला लिखा वो आपको याद रखना है। ये हमारे पास किसके लिए, जब हमने इसको सपोर्ट के अंदर अपन ने अटैच कर दिया। ध्यान रहे बेटा, पहले स्ट्रेस जनरेट होता है, देन उसके बाद स्ट्रेन जनरेट होता है। मतलब आपको सीक्वेंस तो इस तरह से दिख रहा है, बट एक्चुअली क्या होगा, सबसे पहले फोर्स जनरेट होता है, देन स्ट्रेस, एंड देन सबसे लास्ट में स्ट्रेन जनरेट होता है। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो मैं आपको अगले न्यूमेरिकल में सिखाने वाला हूं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। A rod of length 10 meter, area 2 meter square is heated from 0 degree centigrade to 50 degree centigrade. Rod is fixed by support from both ends. Find force generated in rod. Also find thermal stress and thermal strain. आपको अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है और y की वैल्यू भी दी है। फॉर्मूले पता है आपको बेटा, थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला पता है, आपने वैल्यू पुट करी, आंसर निकाल लिया। थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला भी आपको पता है, y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन हमारा 0.25 आया, इसको y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे को क्या मिल गई, थर्मल स्ट्रेस। अगर फोर्स निकालना है तो y a अल्फा डेल टी, y इंटू स्ट्रेस कर दोगे तो 2 इंटू स्ट्रेस कर दिया तो ये आंसर आ गया। कुछ खास नहीं, बस फॉर्मूला याद है, आप क्वेश्चन कर लोगे। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूं। अब बात क्या है बेटा, अगर मैं इन दोनों सपोर्ट्स को हटा दूं, अगर इन दोनों सपोर्ट्स को हटा दूं, तो जब सपोर्ट्स को हटा दिया तो अब आपकी रॉड फ्री हो गई। अब आप उसको जब गर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एक्सपांड करने लगेगी। मतलब रॉड के ऊपर कोई फोर्स जनरेट नहीं होगा। पहले क्यों जनरेट हो रहा था, क्योंकि जब पहले रॉड एक्सपांड होना चाह रही थी तो ये सपोर्ट उसको रोक रहे थे। तो जब वो सपोर्ट उसको रोक रहे थे तो रॉड ने उनके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट किया। जब रॉड ने उन सपोर्ट्स पे फोर्स लगाया तो एज ए रिएक्शन उन सपोर्ट्स ने भी रॉड के ऊपर फोर्स लगाया, और जैसे ही रॉड पे फोर्स आया, ये फोर्स कहलाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। और जब डिफॉर्मिंग फोर्स आता है तब जनरेट होती है बेटा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होती है डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर? अब उस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण हमारी स्ट्रेन जनरेट होती है। लेकिन अगर मैं सपोर्ट हटा दूं तो उस कंडीशन में कोई फोर्स नहीं लगा। अगर कोई फोर्स नहीं लगा तो कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं हुई, और स्ट्रेस जनरेट नहीं हुई तो ऐसा कहा जाता है, ये आप कहां समझोगे, इलास्टिसिटी चैप्टर के अंदर, कि अगर किसी बॉडी पर स्ट्रेस ही नहीं लग रहा है देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ स्ट्रेन। क्लियर? कैलकुलेट की जा सकती है बट हम स्ट्रेन नहीं मानेंगे। समझे बात को? अगर सपोर्ट नहीं है तो आपका थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन और फोर्स सभी के आंसर क्या हो जाएंगे, 0। क्यों? क्योंकि हमारी रॉड फ्री है एक्सपांड होने के लिए, कोई फोर्स नहीं बना, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं बना, कोई स्ट्रेस नहीं तो कोई स्ट्रेन भी नहीं। ऐसा कहा जाता है बेटा, पहले स्ट्रेस आई फिर स्ट्रेन आया। एक बताओ बात, जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ोगे इलास्टिसिटी में तो वहां आएगा कि किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस के कारण वो अपनी डायमेंशंस को चेंज करने लगती है। तो पहले कौन आया, स्ट्रेस, फिर कौन आई, स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस ही नहीं है तो हम स्ट्रेन कैलकुलेट नहीं करते। तो ये नोट के ऊपर मैंने देखिए काफी सारे स्टार लगाए, याद रखना, रट के रखना। If there are no supports, then there will be no force arise in rod because rod becomes free to expand. Hence, there will be no force and no stress in rod. And when it is said no stress, then there is no meaning of thermal strain. तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर आंसर 0 कर देना। क्वेश्चन में ढूंढना क्या लिखा है कि नहीं, कि रॉड है, सपोर्ट लगे हुए या नहीं लगे हुए, तभी आप इन तीनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे। क्लियर? अब हम अगली 2 एप्लीकेशन के ऊपर चल रहे हैं। तो इससे पहले जो हमने 2 एप्लीकेशन पढ़ी थी, चाहे वो सिंपल पेंडुलम की थी या फिर थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन की थी, वो थ्योरम जो थी वो फॉर्मूला बेस्ड थी। ठीक है, दोनों पे आपको फॉर्मूले लगाने थे और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। अब जो 2 एप्लीकेशन आ रही है बेटा, ये थ्योरेटिकल एप्लीकेशन थे। इस पे जो बोर्ड पर लिखा है वही क्वेश्चन बनेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। तो आप चीजों को याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। पहली एप्लीकेशन आ रही है बेटा बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है बाई मेटेलिक। मेटेलिक का मतलब होता है बेटा मेटल, और बाई का मतलब होता है 2। तो एक ऐसी स्ट्रिप जो कि 2 अलग अलग मेटल से मिलकर बनी होती है, इस स्ट्रिप को हम बोलते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, क्योंकि ये 2 अलग अलग स्ट्रिप से मिलकर बनी है। हालांकि हम इसके अंदर लेंथ को इक्वल रखते हैं, बट हम जानते हैं कि 2 अलग अलग मेटल से, तो उनके लिए क्या होगा, दोनों के लिए अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा बेटा। सबसे पहले इट इज मेड ऑफ 2 स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स ऑफ डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, इक्वल लेंथ होगी हमारे पास। अब ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप है। ठीक है, इसके
इधर एक अलग मटेरियल है, एक इधर अलग मटेरियल है, इधर वाले का कोफिशिएंट अल्फा 1 है और इधर वाले का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा 2 है। हमने माना है कि हमारा अल्फा 1 क्या है, अल्फा 2 से ज्यादा है। अब एक बात समझना बेटा, जब मैं इस बाइमेटेलिक स्ट्रिप को हीट करूंगा तो क्या होगा बेटा, दोनों क्या अपने आप को एक्सपांड करने लगेगी। बट एक चीज समझो, हालांकि दोनों की लेंथ सेम है, हालांकि दोनों को चेंज इन टेम्परेचर सेम मिला, बट हम जानते हैं कि जो चेंज इन लेंथ है वो एक बात और डिपेंड करती है किस पर, अल्फा पर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पर। अब हम देख पा रहे हैं कि पहली वाली स्ट्रिप का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा है और दूसरी वाली का कोफिशिएंट कम है। इसका मतलब पहले वाली जो रॉड है हमारे पास, या पहले वाली जो स्ट्रिप है वो ज्यादा एक्सपांड होगी और दूसरी वाली कम होगी। बट दिक्कत क्या है बेटा, यहाँ पर ये तो ऊपर से फिक्स है, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से तोड़ के बाहर निकल जाए। तो ऐसी कंडीशन में ये रॉड क्या होती है, बेंट होना स्टार्ट करती है। क्लियर? आपने देखा भी होगा, कभी कभी किसी वायर को अपन हीट करते हैं तो है ना वो बेंट होने लगता है। बेंट क्यों होने लगता है? क्योंकि बेटा वो अलॉय से मिलकर बना होता है, वो अलग अलग मेटल से मिलकर बना होता है। तो जब अलग अलग मेटल्स होते हैं तो उनके लिए सबके लिए कोफिशिएंट अलग अलग होता है, तो इस कारण वो बेंट करने लगते हैं। क्लियर? तो ये ऐसा काम यहाँ पर भी होगा। अब ये रॉड क्या करने लगती है, बेंट करने लगती है। ये ऐसा नहीं है कि ये रॉड है इसको ज्यादा बढ़ना है तो ऐसा नहीं होगा कि ये तोड़ के उसको ऊपर निकल जाएगी, तोड़ नहीं सकती। ऊपर से क्या है, यहाँ पर दोनों तरफ से फिक्स्ड है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा एक रॉड को ज्यादा एक्सपांड होना है, दूसरे को कम होना है, तो ये रॉड जो होती है बेंट होने लगती है। और बेंट कैसे होगी वो इंपॉर्टेंट है। देखो, क्योंकि आपका अल्फा 1 बड़ा है और अल्फा 2 आपका क्या है, छोटा है, तो आपका जो अल्फा 1 बड़ा है तो पहले वाली रोड को ज्यादा एक्सपांशन मिलना चाहिए। तो हम जानते हैं कर्व के अंदर क्या होगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगी। जिसका कोफिशिएंट ज्यादा है वो कहां आ जाएगा, बाहर की तरफ। समझो, देखो अगर ये बाहर की तरफ आई तो आप देख पा रहे हो इस वाली रॉड के लिए हमारे पास लेंथ बड़ी है और अंदर वाली रॉड के लिए लेंथ कंपैरेटिवली क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो जितना हमारे पास ये होगा ये उतना क्या करती जाएगी, बेंट करती जाएगी। क्लियर? तो एक बात आपको याद रखनी है, बाइमेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है, जब उसको गर्म करेंगे तो जो हायर अल्फा वाला है वो कहां आएगा, बाहर आएगा। याद ऐसे रखोगे, क्वेश्चन में क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज यूज करता है। ध्यान रखना, आपको ये तीनों लाइन से याद रखनी है। जब गर्म करेंगे तो जिसका अल्फा ज्यादा है वो कहां रहेगा बेटा, बाहर रहेगा, और जिसका अल्फा कम है वो कहां रहेगा, अंदर। या ऐसे भी कह सकते हो, जिसका अल्फा ज्यादा है बेटा वो क्या, कॉन्वेक्स शेप पे आ जाती है। हम जानते हैं ये वाली शेप कॉन्वेक्स कहलाती है और ये वाली शेप क्या कहलाएगी, कॉनकेव। तो जो जिसका अल्फा ज्यादा है वो किस शेप पे आएगा, कॉन्वेक्स पे, और जिसका अल्फा कम है वो कहां आएगा, अंदर की तरफ, कॉनकेव पे। क्लियर? आप ऐसे भी कह सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि मान लीजिए रॉड इसको गर्म करेंगे तो किधर बेंड करेगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमारे को अगर अल्फा 1 को बड़ा रखना है तो अल्फा 1 बाहर आना चाहिए, और बाहर तभी आएगा जब वो ऐसे बेंट हो। तो ऐसे बेंट हो तो किसकी तरफ बेंट हुई, छोटे वाले की तरफ। तो आप ऐसे भी याद सकते हैं, जिधर छोटा होता है उधर बेंट हो जाती है, ताकि हमारे पास बाहर वाले को अपने को लेंथ ज्यादा मिल पाए। इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है बेटा थर्मोस्टेट, फायर अलार्म वगैरह में। अब क्या होता है, जैसे फायर अलार्म वगैरह होते हैं ना, जब वहां पे आग लग जाती है तो ये क्या होती है कि ये रॉड ऐसे होती है, जैसे ये स्विच है यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारे पास कनेक्शन है। अब क्या होता है बेटा, जैसे ही गर्म वहां पे कहीं पे आग लगती है तो आग लगने पे क्या होती है, ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो होती है वो बेंड करना स्टार्ट करती है। अब बेंड करते करते मान लीजिए टेम्परेचर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, ये इसको टच कर गई। जैसे ही इसको एक टच कर जाती है बेटा, अलार्म बज जाता है, और अलार्म बज जाता है तो हमें पता चल जाता है। ऐसा ही इलेक्ट्रिक प्रेस या फिर इनमें भी होता है, उनमें भी क्या होता है बेटा, जैसे ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाता है, गर्म टेम्परेचर आ जाता है, तो ये कनेक्शन जो होते हैं हमारे पास, मान लीजिए इसे अभी यहाँ पे टच है और बेंट हो गई है, तो बेंट होकर कनेक्शन को तोड़ देती है। तो इस तरह से इसका यूज होता है। आपको ये तीनों लाइंस याद रखनी है जिससे आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं बेटा, फोर्थ नंबर पर, एक्सपेंशन ऑफ कैविटी फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। ठीक है, इसके नाम में ही सब कुछ लिखा है। देखो, अगर कभी किसी मटेरियल के अंदर कैविटी आ जाए तो ऐसी कंडीशन में एक्सपेंशन कैसे होता है, बस वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप इस नाम को पढ़ो, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। बस एक सिंपल सी टेक्निक याद रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको पता है ना कि जब भी मोबाइल में हम फोटो को जूम करते हैं, कैसे जूम होता है, बस वो पता है तो सब काम हो जाएगा। ठीक है, देखो अब मान लीजिए जैसे ये एक बॉडी है, रेक्टेंगुलर बॉडी, इसके बीच में मैंने एक होल कर दिया। ठीक, मान लो ये डायमेंशन ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी है, ये डी है, ये ई है। अगर इस चीज को गर्म करूंगा तो क्या होगा, बस ये चीज चेक करनी है। इसको गर्म करते तो बेटा ऐसा नहीं होगा कि ये जो पोर्शन है अंदर सिकुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये पूरा ही एक्सपांड करेगा। आप तो बस समझो ये एक फोटो है और इस फोटो को, यह फोटो आपके मोबाइल में है, आप इसको जूम करो। तो जूम कैसे करोगे बेटा, क्या इसको जूम करोगे तो बेटा ये भी तो बड़ा होगा और ये भी बड़ा होगा। एक बात समझो, जब अपन किसी फोटो को जूम करते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है अपनी नाक बड़ी हो गई, आंख छोटी हो गई।
अरे नाक बड़ी होती है तो आंख भी क्या हो जाती है हमारी, बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं। तो जब आप उसको जूम करोगे तो हर चीज एक्सपांड होगी, यही चीज कहलाता है फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। मतलब इसको जब मैं व्हेन दिस बॉडी इज हीटेड जस्ट इमेजिन लाइक जूमिंग ऑप्टिक, सो ईच डायमेंशन ए बी सी डी ई सब क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे। क्लियर? हर पॉइंट के बीच का गैप क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है फिर कि मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में एक लेंथ एल बन गई, तो ये लेंथ एल क्या करेगी, अपने आप को एक्सपांड करेगी। ऐसे ही क्या होगा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनके बीच की लेंथ सी बन गई, ये भी अपने आप को एक्सपांड करेगी। मतलब हर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे मैं एक डायग्राम लेता हूं बेटा, ठीक है, यहां पर मैंने किसी रिंग शेप ले ली, बीच में हल्का सा गैप है। अगर इसको गर्म करूंगा तो बेटा इसको जूम करके देखो, इमेजिन करो कि इसको जूम करोगे तो ए भी बड़ा हो जाएगा और ये भी बड़ा हो जाएगा, मतलब ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। तो इसका मतलब ए भी बढ़ गया और आपके बीच का गैप भी बढ़ गया। अच्छा, एक नोट ध्यान रखना, कभी ऐसी शेप आ जाए आपके पास और इसको गर्म करें अपन, तो ये ऐसा बन जाएगी, बट थीटा चेंज नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों, ये भी तो फैल जाना चाहिए। फैलता नहीं है बेटा। क्यों नहीं फैलता वो समझना। देखो, आप हमने नाम क्या दिया टॉपिक का, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। मान लीजिए एक बहुत अच्छा सा व्यू है, पहाड़ों का व्यू है, ठीक है ना, पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है। अगर पहाड़ के को आप जूम करते हो तो क्या होता है, पहाड़ धीरे धीरे फ्लैट होता जाता है क्या, फ्लैट थोड़ी होता है, वो पहाड़ तो उसी शेप में रहेगा, मतलब थीटा चेंज नहीं होता। तो एंगुलर चेंजेस नहीं आते, ये है वैसा का वैसा ही रहेगा। इस नोट को आपको याद रखना है। तो ये तो कुछ एप्लीकेशंस हुई, इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस आप अपने बचपन में 10th क्लास से पहले भी पढ़कर आए। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे पास रेल ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है, ताकि गर्मियों के दिनों में जब वो एक्सपांड होते हैं तो वो उस जगह को फिल कर देते हैं। ऐसे ही क्या होता है बेटा, जब हमारे केबल वायर्स होते हैं उनको थोड़ा लूज बांधते हैं, ताकि सर्दियों के दिनों में जब वो टाइट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उनके अंदर, तो वो बिल्कुल टाइट रह पाए, ठीक है, टूटे ना। अगर आपने पहले से टाइट बांध दिए तो वो टूट जाएंगे। ऐसे आपने देखा होगा कभी कभी किसी बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा होता है, तो कैप नहीं खुल रहा होता, तो हम उसको गर्म पानी में डाल देते हैं तो फिर आसानी से खुल जाता है। ऐसे ही बैट पे, क्रिकेट में बैट के ऊपर ग्रिप चढ़ानी होती है, तब भी हम उस ग्रिप को हल्का सा गर्म करते हैं ताकि आसानी से चढ़ जाए। कुकर के ऊपर लगी हुई रिंग, इसको भी चढ़ाने में हम इस चीज का यूज करते थे। कुछ एक्सप्लिकेशन आपने पहले से पढ़ी है, कुछ हमने यहाँ पर पढ़ ली। क्लियर? चलिए बेटा, तो ये अब आपका होमवर्क रहेगा।